हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होगे। बाबू, आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले आपकी कोई भी आपको वीडियो अपलोड नहीं की गई थी बायोलॉजी की। यह बायोलॉजी की फर्स्ट वीडियो है जो लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड होगी। बाबू, लाइफ प्रोसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपके क्लास 10th में एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, और इस बार भी आए थे, पिछले साल भी आए थे, और आते रहते हैं इससे क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को हम लोग बड़ी डीपली से हम लोग स्टडी करेंगे। आई होप कि आप वे इस वीडियो को अच्छे से देखोगे और अच्छे से समझोगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको पूछ भी सकते हो, या आप जो इंस्टीट्यूट की जो ग्रुप बनी हुई है क्लास बाई क्लास, आप वहाँ भी सेंड कर सकते हो। हमने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपकी सारी कंटेंट्स और उसकी आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए। ओके, चलो आज हम लोग आज हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बाबू, स्टार्ट करने से पहले ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर का एग्जाम के दृष्टिकोण से इसका क्या अहम योगदान है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने आपको 2018 और 2019 का मैंने कलेक्शन लिया है कि कितने मार्क्स का, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आया है क्वेश्चन। ओके, तो बाबू, इस लाइफ प्रोसेस से आपको एग्जाम में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ओके, वैसे आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग तो आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स पूछना चाहिए, बट कभी कभी क्या करता है या चेंज भी कर देता है। ओके, तो जैसे आपको इस चैप्टर में आपको न्यूट्रिशन, रेसिप्रेशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सरेशन, ये सभी टॉपिक को आपको कवर करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी। और भी टॉपिक सब है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको न्यूट्रिशन 2018 में और 2019 में न्यूट्रिशन से ओनली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे न्यूट्रिशन टॉपिक से, और रेसिप्रेशन से 2018-2019 से कोई भी टॉपिक नहीं आया था। ओके, और सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन 2018 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और 2019 में भी क्या है, आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था। और एक्सरेशन से 2018 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और 2019 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो बाबू, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और लाइफ प्रोसेस जो है ये 8 नंबर का आपको क्या करता है, आपका योगदान रहता है उसके एग्ज़ाम में। तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और आप भी अच्छी तरह से पढ़ोगे। और हमने कोशिश किया है कि इस वीडियो में सारी कंटेंट्स दे ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, प्लीज़ बाबू, आप इसे अच्छे से पढ़ोगे, 8 मार्क्स की बात है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो बाबू, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, मैंने आपको डिस्कस किया है इसके बारे में कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले यदि बाय द वे उसके नाम अगर आप जान जाते हो, नाम उसके चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर के नाम के बारे में अगर अच्छी तरह से जान जाते हो तो कैसे देखोगे, तो आपका समझिए जो है 30 से 40% आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके, तो पहले हम लोग ये जान जाते हैं, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। वो लाइफ प्रोसेस, हाँ तो बाबू, हम लोग देखते हैं लाइफ प्रोसेस का। हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। वेरियस फंक्शन कैरिड आउट बाय लिविंग बींग्स विच आर नेसेसरी टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब समझ लेते हैं पहले हम लोग क्या बोल रहा है ये, कि बाबू, वे सभी क्रियाएं जीवों में जीवन को बनाए रखने एवं उसके अनुरक्षण के लिए जो आवश्यक होता है। मतलब वे सभी प्रोसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ, जीवन को बनाए रखने के लिए जो मेंटेन की आवश्यकता होती है, जो आवश्यक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो वो प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो जैसे देखिए, न्यूट्रिशन, रेसिप्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज, एक्सरेशन, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। मतलब ये सभी जो आपको प्रोसेस जो दिए गए हैं, वह प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वह बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको क्या करता है, उसके लाइफ को बनाए रखने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि वेरियस फंक्शन कैरिड आउट बाय लिविंग beings which are necessary to maintain and continue life are called life process. ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तो अब वो यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर लिविंग थिंग्स, मतलब लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि लिविंग थिंग्स का, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो कुछ कैरेक्टर के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं जो आप प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया होगा। देखते हैं हम लोग। ओके, तो ऑल लिविंग थिंग्स फर्स्ट है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप, मतलब जितने भी सारे लिविंग थिंग्स है वह ग्रो एंड डेवलप कर सकता है। सेकेंड है यूजेज एनर्जी, मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो अपनी एनर्जी को यूज कर सकते हैं, मतलब जो भोजन द्वारा जो एनर्जी जो उसके बॉडी में क्रिएट होता है उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। थर्ड है कम फॉर्म प्रिक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड दे रिप्रोड्यूस टू क्रिएट न्यू वंस। इसका अर्थ यह हो गया कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह अपने संतान को या अपने लिविंग और अपने जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, ताकि इस पृथ्वी पर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी रहे, मतलब जितने सारे सजीव प्राणी है इस पृथ्वी पे वो बनी रहे। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, इस लाइन को समझने के लिए वर्ड सुना होगा ऑफ स्प्रिंग के बारे में। ऑफ स्प्रिंग का अर्थ ये होता है कि जैसे सपोज मानो कि आप हुए, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, इस तरह से सपोज मानिए कि आप जो है जैसे आपके पापा जी हैं, आप पापा जी के बच्चे आप हुए, तो आप यहाँ पे क्या कहलाएंगे, अपने पापा के लिए ऑफ स्प्रिंग कहलाएंगे। फिर आपके बच्चे जो हैं वो आपके पापा जी क्या कहलाएंगे, ऑफ स्प्रिंग कहलाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे वो इस वर्ड को लिखा हुआ है कम फ्रॉम प्रीएक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोड्यूस टू क्रिएट न्यू वंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंटेन होमोस्टैसिस, जैसे यहाँ पे बगल में लिखा हुआ कीपिंग इंटरनल लेवल बैलेंस्ड, मतलब क्या कर सकता है, अपने इंटरनल लेवल को क्या कर सकता है, बैलेंस्ड कर सकता है। ओके, पाँचवा नंबर में रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट स्टिमुलस, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट के अनुसार से क्या कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो बाबू यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारे फल हैं, जैसे एप्पल है, आपको मक्का है, बहुत सारे फल है, आपके मुँह में देख पानी आ गया होगा। ओके, तो हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं, मतलब न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण। मतलब बाबू देख लो कि जितने सारे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप हो, हम हैं, तो हमें बॉडी को, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, या आप हमारे बॉडी में जितने सारे सेल है उस सेल को रिपेयर करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। और यह न्यूट्रिशन जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो एक तरह से देख लो कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन के संचालन के लिए, मतलब उसके बायोलॉजिकल फंक्शन को आगे करने के लिए, संचालन के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस एनर्जी की जो एनर्जी जो होता है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं, आगे देखते हैं, लोग बोल सकते हैं कि जैसे योर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क, मतलब आपकी बॉडी जो है कोई वर्क करने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, वह एनर्जी कहाँ से होता है, हमें भोजन से प्राप्त होता है। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन को संचालन के लिए उसे पोषण की आवश्यकता होगी, और वो पोषण कहाँ से प्राप्त होगा, भोजन से प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है योर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। ओके, अब फूड प्रोवाइड समथिंग कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। अब फूड क्या करता है, किसी न किसी रूप से कई तरीके से क्या करता है, हमें पोषण, हमारे बॉडी को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है भोजन। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड सेल डेवलपमेंट। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स जो है एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है और सेल का डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिपेयर करने में क्या करता है, काफ़ी सहायक होता है। ओके, जैसे गुड न्यूट्रिशंस, पुअर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशंस को क्या कर दिया, पोषक तत्व में आपको दो पढ़ना है, गुड न्यूट्रिशंस और पुअर न्यूट्रिशंस। तो गुड न्यूट्रिशंस क्या होता है, जैसे देखिएगा आपको नाम से यहाँ पता चल रहा है कि क्या होगा, गुड न्यूट्रिशन मतलब क्या हो गया, अच्छे पोषण। अब अच्छे पोषण आ गया तो इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी भोजन करने का जो टाइम टेबल है उसमें क्या होना चाहिए, अच्छे अच्छे भोजन ऐड होना चाहिए, फल, पोषक तत्व, मतलब वैसे भोजन ऐड होना चाहिए, वैसे भोजन अब आप लो कि जो क्या हो, जिसमें
आपको प्रचुर मात्रा में आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स उसमें मौजूद हो। और पुअर न्यूट्रिशन में क्या होगा, उसमें क्या होगा, मौजूद नहीं होगा, हम मतलब हम एक अच्छे डाइट ना ले सकें, ठीक है। तो जैसे इसलिए गुड न्यूट्रिशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एडिक्वेट वेल बैलेंस्ड डाइट कंबाइंड विथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज अ कॉर्नस्टोन ऑफ गुड हेल्थ। ओके। और सेकेंड में पुअर न्यूट्रिशंस में कैन लीड टू रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज, इम्पेयर्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। ओके। तो इसको समझने के लिए, नॉर्मल वे में समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट जैसे मैं बता दे रहा हूँ, बैलेंस डाइट क्या होता है कि डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर proportions of classes of food necessary to maintain good health. A balanced diet is basically a good nutrition. मतलब बैलेंस डाइट का अर्थ समझने के लिए कि जितने बैलेंस डाइट जो होता है वो बेसिकली में क्या होता है कि उसमें एक अच्छे अच्छे पोषक तत्व क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने फिगर यहाँ पे देखा, फिगर में देखोगे तो क्या है, एग है, फिश है, मिल्क है, फल है, बनाना है, फल में आपको बहुत सारा आ गया है, फिर आपको पालक भी है, मतलब ये ब्रिंजल भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे पोषक तत्व में आपको बैलेंस डाइट में आपको क्या होना चाहिए, गुड न्यूट्रिशंस उसमें क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे था जैसे गुड न्यूट्रिशन और पुअर न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन और पुअर न्यूट्रिशन का में आपको क्या होना चाहिए, आपको जो बैलेंस डाइट है, हमें डाइट है उसमें जो हमारे बैलेंस डाइट में जो हमारे भोजन उसमें जो ऐड है वह भोजन क्या होना चाहिए, उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशंस के प्रकार के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब ये समझ लो कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पोषण का जो तरीका जो होगा, न्यूट्रिशंस का जो तरीका जो होगा वह क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में। न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक। अब हम लोग ये देखेंगे ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक है। तो थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से इसको देख लेते हैं कि न्यूट्रिशंस जो होते हैं वह उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो वैसे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो अपना भोजन खुद ब खुद बनाता है, जो अपने आप पे निर्भर रहता है, वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे निर्भर नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके। और जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद ब खुद बनाते हैं, तो वो सबसे बड़ा एग्जांपल है आपको ऑटोट्रॉफिक के लिए। हिट्रोट्रॉफिक क्या होता है कि वे जीव जंतु या वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद न बनाकर किसी न किसी रूप से किसी अन्य जीव पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहता है, वह हिट्रोट्रॉफिक कहलाता है। और हिट्रोट्रॉफिक में भी आपको 3 टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांट दिया गया है, जैसे सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। जैसे मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में चलूँगा और थोड़ा मैं इसके बारे में मैं डीपली स्टडी भी करूँगा, बिकॉज ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। तो जैसे यहाँ देखो सेप्रोफाइटिक में क्या है, फंगी, ईस्ट। पैरासाइटिक में क्या है, कस्केटा और प्लाज्मोडियम। और होलोजोइक में कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिया, मैन, डॉग और अमीबा। मतलब सेप्रोफाइटिक देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है फंगी, ईस्ट। इसका अर्थ ये होता है कि सेप्रोफाइटिक में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो अपना भोजन जो है वो जो अपना न्यूट्रिशंस जो है डिकेइंग पदार्थ, मतलब डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करता है, सड़े गले हुए पदार्थ से अपना भोजन, अपना पोषक तत्व पूरी करता है, पोषण को पूरी करता है, उसमें क्या कहलाता है, सेप्रोफाइटिक कहलाता है। पैरासाइटिक क्या होता है कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अब वो किसी अन्य जीव पर क्या करता होता है, निर्भर रहता है। जैसे आप जो ले सकते हो, जैसे जू देख लो, जू का अर्थ है जैसे बालों में जो जू हो जाते हैं वो क्या होता है, वह एक इंसान के ऊपर क्या होता है, वो डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो आपको पैरासाइटिक वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो क्या होंगे, आपको किसी न किसी रूप से किसी अन्य जीव पर क्या होता है, निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक, जिसमें क्या होता है, आपको मैन, डॉग, अमीबा आ जाएंगे।
हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को स्टडी करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसमें वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद ब खुद बनाते हैं, वह किसी अन्य जीव पर क्या होते हैं, वह निर्भर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड। ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्लांट्स टेक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब प्लांट जो है वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है, लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अर्थ हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसमें ऐड रहेंगे, और ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड में हो गया ग्लूकोज। ओके, तो ये लिखा हुआ कि प्लांट जो क्या करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करता है, लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, आपको ग्लूकोज में क्या कर देता है, आपको कन्वर्ट कर देता है। जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है सन हेल्प्स द प्रोसेस टेक प्लेस, मतलब ये जो प्रोसेस होती है जिसमें क्या करता है, सन जो है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, अब हम लोग इसमें आप लोग अपने प्रीवियस क्लास में आपने एक फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी किया होगा, तो हम लोग थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और कभी कभी वो क्या करते हैं, आपके स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या करते हैं, वो पूछ दिए जाते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोसेस क्या है कि द प्लांट्स ड्रोज अप वाटर H2O थ्रू इट्स रूट्स, मतलब क्या करता है, प्लांट जो होता है जड़ों के माध्यम से क्या करता है, वाटर को क्या करता है, वह लेता है। सेकेंड पॉइंट है द लीव्स टेक्स इन CO2 फ्रॉम द एयर, और पत्ते का जो वर्क जो है, पत्ते क्या करते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड आपको इन्वायरमेंट से, हवा से लेते हैं। थर्ड पॉइंट है द लीव्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और पत्ते भी क्या करते हैं, सनलाइट से क्या करते हैं, एनर्जी ट्रैप करते हैं। और द प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू टर्न वाटर H2O एंड CO2 इनटू शुगर्स एंड ऑक्सीजन, और प्लांट जो है उस एनर्जी सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड किसको कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर और ऑक्सीजन में, मतलब शुगर ऑक्सीजन में क्या करते हैं, आपको कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल में मान लीजिए कि द प्लांट यूजेस द एनर्जी, मतलब जो प्लांट जो एनर्जी को यूज़ करता है, किसके एनर्जी को यूज़ करता है, सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करता है। और यूज कहाँ करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपको मैंने वहाँ बताया कि जो इसे जड़ से क्या करता है, वाटर को लेता है, और पत्ती क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, वो जो, और एक पत्ती क्या करता है, सनलाइट से लेता है। तो वो सनलाइट से एनर्जी जो लेता है वह क्या करता है, आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है किस में, शुगर्स और ऑक्सीजन में उसको कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर, उसके बाद फिर क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। द प्लांट यूजेज द शुगर्स फॉर ग्रोथ, और जो अब क्या प्लांट क्या करता है, वह शुगर को क्या करता है, यूज कर लेता है। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस का वर्क क्या होता है। कि इसमें पौधे जो है क्या करते हैं, आपको रूट्स से, जड़ों से क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, लेते हैं, और पत्ती जो है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं। और उसी में पत्ती का एक वर्क और होता है जो सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। और सनलाइट जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को उसको उस कन्वर्ट करता है किस में, शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। और वह ऑक्सीजन जो है पत्तियों के माध्यम से रिलीज हो जाता है, और जो शुगर जो बच जाते हैं वह क्या करते हैं, उसके ग्रोथ के लिए क्या होता है, उसके लिए वो पौधे अपने पास रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखोगे कि जो पौधे जो है अपना भोजन वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके अपना क्या करता है, अपना भोजन खुद ब खुद बनाता है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपको प्लांट्स फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के लिए। ओके, तो अब आगे हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस के उसके इक्वेशन के बारे में हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है सॉरी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वाटर जड़ों के माध्यम से लेता है। किसके स्थिति में, उपस्थिति में, लाइट मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन में देखते हैं जो एग्जाम में हमेशा 1 नंबर में पूछ देता है। जैसे यहाँ पे मैंने टॉपिक बनाया है सिंबल ऑफ इक्वेशन। तो क्या है, 6CO2 + 6H2O, लाइट भी रहेगा तो क्या बनेगा, 6H12O6 मतलब शुगर बनाएगा, और +6
H6O2 मतलब ऑक्सीजन को मिलेगा। मतलब देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो आपको लेगा और क्या करेगा, शुगर में कन्वर्ट करेगा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो बाबू एक यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे एक पत्ती का मैंने यूज लिया है। तो इधर से देखोगे कि आपको पौधे में भोजन बनाने में सबसे बड़ा अहम योगदान आपको वर्क करता है पत्ती। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बैक से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पूरी कोशिश की है आपको समझाने की।